Welcome everyone. So this is Indian Express newspaper and this is editorial page. इसमें दो आर्टिकल्स निकले हैं जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हैं एंड टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग दीज टू आर्टिकल्स. सो पहला आर्टिकल है टाइट रोप टेस्ट. जैसे कि पुतिन जो है रशिया में उसने यूक्रेन में जो वॉर है उसको काफ़ी तेज़ी से बढ़ा दिया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में अब ये सिचुएशन आ गई है कि यूक्रेन जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है वॉर में और वो काफ़ी सारा पार्ट जो है रशिया से वापस ले रहा है. तो पुतिन ने वॉर को एस्केलेट कर दिया है, बढ़ा दिया है. तो दिल्ली को देखना चाहिए कि उससे कैसे अपनी पोजीशन को अच्छा रखना है, क्या रखना है, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए उसे. तो मॉस्को ने बढ़ा दिया है काफ़ी वॉर की सिचुएशन को यूक्रेन में. तो इंडिया को देखना चाहिए कि उसे कैसे बैलेंस करना है. इंडिया ऑलरेडी बैलेंस कर रहा है और अब ये एक बैलेंसिंग सिचुएशन आ गई, क्योंकि उसको बैलेंस करना पड़ रहा है रशिया और यूएस और यूरोप के बीच में, क्योंकि रशिया भी उसके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप भी उसके एक फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके साथ भी. तो केयरफुली बैलेंसिंग करना ये अब उसके ऊपर आ गया है, इंडिया के ऊपर. दिल्ली जो है वो शुरू से ये चाहता है भी इनफैक्ट कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, जो दोनों के बीच में वॉर हो रहा है, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसी वॉर से ना लड़ी जाए. वो हमेशा वो चाहता है कि वो पीसफुल रेजोल्यूशन से हो, मतलब कि वो डायलॉग और डिप्लोमेसी से हो. वो लड़े ना, वॉर ना करें, मिलिट्री आर्म्स एक दूसरे के ऊपर ना वो करें, चलाएं, बट वो लोग एक बैठ के बात करें एंड देन कोई सल्यूशन निकालें. ये दिल्ली ने हमेशा से स्टैंड रखा है. उसके बाद फिर उसने वो एब्सटेन भी किया है वोटिंग से रशिया के अगेंस्ट जो थी. रशिया के अगेंस्ट ये आया था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसने अब्सटेन कर लिया उसने अब वोटिंग नहीं की है. उसने मतलब ये नहीं माना है कि जो रशिया है वो यूक्रेन में जो है कब्जा करने की कोशिश कर रहा है. इंडिया का जो डिसीजन है वो इसलिए ऐसा है क्योंकि वो डिपेंड करता है रशिया के काफ़ी सारे डिफेंस सप्लाईज़ में, क्योंकि इंडिया के लिए जो रशिया है वो सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है. ज़्यादातर वो डिफेंस की चीज़ें जो हैं वो रशिया से जो इंपोर्ट करता है, इसलिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टनर है रशिया डिफेंस में. तो वो ऐसे रशिया के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रशिया के अगेंस्ट वोट करेगा तो उसके रिलेशंस ऑटोमेटिकली रशिया के साथ अच्छे नहीं होंगे, ख़राब हो जाएंगे. और अगर रिलेशंस रशिया के साथ ख़राब हो जाएंगे तो फिर डिफेंस सप्लाईज़ कैसे आएंगी, क्योंकि जो रशिया से डिफेंस सप्लाईज़ आती हैं वो काफ़ी कम कॉस्ट में आ जाती हैं इन कंपैरिजन टू जब वो यूएस या किसी और कंट्री से वो डिफेंस सप्लाई करता है अपने लिए. और इंडिजिनसली डेवलप्ड अभी डिफेंस हमारा इतना अच्छा नहीं हो पाया है कि हम जो है अभी इतना अच्छे से वेल डेवलप्ड डिफेंस खुद का सेल्फ रिलायंस उसमें अचीव कर सकें. लेटर एक और भी रीज़न है कि दिल्ली को जो ऑयल जो होता है वो ज़्यादातर रशिया से ख़रीदता है और रशिया में काफ़ी चीप ऑयल मिल रहा है. वो एक डिस्काउंटेड ऑयल जो है इंडिया को बेच रहा है और भी कंट्रीज़ को बेच रहा है, और वो इसलिए बेच रहा है क्योंकि उसे काफ़ी नीड है इस टाइम मनी की. और ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, यूएस ने काफ़ी सैंक्शंस लगा दिए हैं. और दिल्ली अगर चाहता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस वैसे भी काफ़ी बढ़ गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो एक इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ख़रीद सके रशिया से ऑयल, वो भी सस्ते रेट में. तो वो इसलिए रशिया के साथ वोटिंग, जो रशिया के अगेंस्ट वोटिंग हुई थी उसमें उसने एब्सटेन कर लिया है. उसने ना तो फॉर किया है वोट और ना ही अगेंस्ट किया है, उसने जस्ट वोटिंग नहीं की है, उसने मना कर दिया है, एब्सटेन कर दिया है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वैसे भी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से कहा है, जब वो एससीओ समिट में गए थे उसके ही साइडलाइन में उन्होंने कहा है कि ये टाइम वॉर का नहीं है. इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ये वॉर सॉल्व किया जाए, और ये वॉर से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया और यूक्रेन की टेरिटरी के बेसिस में वो सॉल्व नहीं हो सकती है.
इंडिया ने एब्सटेन कर लिया है अक्टूबर 1 को वोटिंग से, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन आया था। और वो रेजोल्यूशन ये कह रहा था कि जो रशिया है, मॉस्को है, उसने 4 यूक्रेनियन टेरिटरीज़ को इलीगल तरह से एनेक्स किया है। तो इंडिया ने इस चीज़ में पीछे हट गया है, एब्सटेन कर गया है, उसने वोट नहीं किया उसके लिए कि ये चीज़ सही है। और अक्टूबर 10 में को इंडिया ने कहा है, क्योंकि रशिया चाहती है कि जो नेक्स्ट वोटिंग हो, अपकमिंग वोट जो यूएन जनरल असेंबली में आने वाली है, वो चाहती है कि वो एक सीक्रेट बैलेट में हो। पर इंडिया ने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सीक्रेट बैलेट में नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट में ही वोटिंग होनी चाहिए। तो एक सिंपल बात कही है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट ऊपर उसने एब्सटेन कर दिया है, वो एक बड़ी बात है। ऐसा सेकेंड टाइम हुआ है कि इंडिया ने रशिया के अगेंस्ट जो है वोट किया हो इसमें कि सीक्रेट बैलेट नहीं होना चाहिए। रशिया और यूक्रेन जो है वो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों का जो है डिवास्टेशन होगा, वो दोनों जो है डिस्ट्रॉयड होंगे। ऑलरेडी काफ़ी एक दूसरे की सिटीज़ में वॉर करके और एक दूसरे की सिटीज़ में बॉम्ब फेंक के काफ़ी दिक्कतें क्रिएट हो गई उनके लिए। रेस्ट ऑफ द यूरोप जो है वो भी एक बहुत ही लॉन्ग, डार्क और कोल्ड विंटर में फंस गया है, क्योंकि यूरोप जो है वो रशिया से काफ़ी सारी अपनी ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता था, गैस स्पेशली इंपोर्ट करता था। बट अब क्या हुआ है, क्योंकि यूरोप एक तरफ से उसका स्टैंड ये है कि जो रशिया है, जो यूक्रेन को एनेक्स करना चाहता है, वो सही नहीं है, उसने सीधे तौर पे कहा है। इसलिए रशिया ने भी अपनी गैस सप्लाई यूरोप में बंद कर दी है। तो अब यूरोप क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था रशिया में, तो यूरोप जो है उसमें अब प्रॉब्लम आने वाली है। कोल्ड विंटर ऑलरेडी आने वाला है, तो एनर्जी सप्लाईज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, विंटर में ज़रूरत पड़ती है। अब क्योंकि उसने सप्लाई बंद कर दी है, तो एनर्जी शॉर्टेज जैसी क्राइसिस यूरोप में आ सकती है, ये एक नॉर्मल बात है। उसके बाद फिर है कि दिल्ली जो है उसे ऐसा करना चाहिए कि उसे एक अपना ग्लोबल स्टैंडर्ड यूज़ करना चाहिए, अपनी एक गुडविल यूज़ करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का काफ़ी इन्फ्लुएंस है ग्लोबली, और एम्बेसीज़ जो हमारी हैं इंडिया की ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और हर तरह से डिप्लोमेसी से उन्हें ये चीज़ इंश्योर करना चाहिए कि ये जो वॉर है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये जो वॉर है ये काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। मतलब इससे ऑयल सप्लाई रुक गई है, ऑयल के प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं, और इन्फ्लेशन कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और ये ग्लोबली काफ़ी दिक्कतें कर रहा है, और अब तो न्यूक्लियर थ्रेट तक का भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए उसको ऐसा करना चाहिए कि वो इस कोशिश करे कि ये जो वॉर है ये बंद हो जाए, ये एंड हो जाए। सो जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो आइडियाज़ पेज में है। तो दिस इज़ द आर्टिकल, अ मिस डायग्नोसिस ऑफ NPAs। तो जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उसे सिग्निफिकेंट चैलेंज मिल रहा है 2011 से, क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऐसे लोन्स होते हैं, ऐसे बैड लोन्स होते हैं बैंक में, जो कि कोई जैसे लेता है लोन और वो फिर पे नहीं कर पाता, मतलब उसका जो इंटरेस्ट है या तो वो इंटरेस्ट टाइम से पे नहीं कर पाता, या जो लोन की ड्यू डेट है वो टाइम से वो उसको जो है पे नहीं कर पाता है, दे नहीं पाता है। तो ऐसे जो फंसे हुए लोन्स हैं, बैड लोन्स, उन्हें ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। और 2011 के बाद जो इंडिया के बैंक्स हैं उनमें इस तरह के एसेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बढ़ गए हैं, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो बढ़ गए हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये क्योंकि ये इसलिए बढ़ गए हैं क्योंकि नॉन फाइनेंशियल फंड्स जो हैं इनका बैलेंस शीट अच्छा नहीं है, इनके बैलेंस शीट में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको आगे मैं एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद ये आर्ग्यू किया जा रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम रिलेट करती है पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं SBI, PNB,
ये सारी पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो इनमें काफ़ी प्रॉब्लम है। और ये इसलिए है क्योंकि इनमें ज़्यादा शेयर है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की देखें बात, लाइक एक्सिस बैंक और अदर बैंक्स, तो इनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स या बैड लोन्स कम हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जो कि गवर्नमेंट ओन करती है, इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा हैं। तो पुअर मैनेजमेंट और गवर्नेंस इशू ये बैंक्स में जो है माना जा रहा है कि ये एक कॉज है, ये कारण है इस क्राइसिस का। मतलब कि गवर्नमेंट अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है इन पब्लिक सेक्टर बैंक का, और अच्छा गवर्नेंस नहीं हो पा रहा है। ये एक प्रॉब्लम है कि इनमें इतने सारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्यों हैं ज़्यादा। और ये भी है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं ड्यू टू इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नॉन फाइनेंशियल फर्म्स जो होती हैं वो मेकिंग इट मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सेप्ट द ब्लेम कि दैट बीन पुट ऑन गवर्नेंस इश्यूज़। मतलब कि हम सिर्फ ब्लेम गवर्नेंस में नहीं डाल सकते कि सारा जो प्रॉब्लम है वो गवर्नेंस का है, गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही परफॉर्म, या पुअर मैनेजमेंट हो रहा है। प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अगर किसी की है तो वो प्राइवेट सेक्टर नॉन फाइनेंशियल फर्म्स की है। उनकी वजह से नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादातर बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर फर्म्स क्या करती हैं, वो लोन ले लेती हैं पहले बैंक से। फॉर एग्जांपल एसबीआई बैंक से उन्होंने लोन ले लिया, और फिर लोन लेने के बाद उन्होंने जिस चीज़ के लिए लोन की लिया था, जिस भी कमोडिटी के लिए लोन लिया था, जिस भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए लोन लिया था, सपोज़ कि वो प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई, वो अब कम रेट में बिक रहा है, तो क्या होगा कि वो जो फर्म है वो अब लॉस में जाएगा। और जब वो फर्म लॉस में जाएगा तो उसके प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जब उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा तो वो रीपे नहीं कर पाएगा लोन। तो यही एक प्रॉब्लम है, यही एक कॉज है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर नॉन फाइनेंशियल फर्म्स। तो सारा ब्लेम गवर्नेंस में नहीं दे सकते, ब्लेम नॉन फाइनेंशियल फर्म्स में भी उतना ही डालो। डिफरेंस ये है। और दूसरा बात ये है कि जो बिज़नेस मॉडल है पब्लिक सेक्टर बैंक का और प्राइवेट सेक्टर बैंक का, वो भी काफ़ी डिफरेंट है। तो 2010 के शुरुआत में ही जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो ज़्यादातर ऐसे लोन्स दे रहे थे जो कि एक कमोडिटी सेंसिटिव सेक्टर था, जैसे कि आयरन, स्टील, टेक्सटाइल। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब ऐसे लोन्स दे रहे थे या ऐसे फर्म्स को लोन दे रहे थे जो कि कमोडिटी सेंसिटिव था। मतलब कि उनके ऐसे चीज़ कमोडिटीज़ के लिए दे रहे थे वो लोन जिन कमोडिटीज़ में रिस्क था कि इनमें लाइक प्राइस बढ़ सकता है या घट सकता है, काफ़ी फ्लक्चुएशन था जिनमें, तो वो ऐसी चीज़ों को लोन दे रहे थे। तो इसलिए उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ज़्यादा हैं, जैसे कि आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, इन सब सेक्टर्स को वो लोन दे रहे थे। तो इनमें प्राइस बढ़ रहे हैं, कभी घट रहे हैं। अगर कभी प्राइस कम हो गया तो जो फर्म्स हैं वो रीपे नहीं कर पा रही थी लोन। जबकि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो ज़्यादातर लोन्स ऐसे सेक्टर्स को नहीं दे रहे थे जितना ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक दे रहे थे। इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। क्लोज लिंक जो है वो है कमोडिटी प्राइसेस का और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। मतलब बैड लोन्स और कमोडिटी प्राइसेस का काफ़ी एक लिंक है, हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम और एंड वर्क्स वाया द वर्सनिंग ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग नॉन फाइनेंशियल फर्म्स। इट मीन्स कि अगर कमोडिटी प्राइसेस बढ़ जाता है, फॉर एग्जांपल कि अगर किसी फार्मर ने जाके अपने किसी रीजनल बैंक में जाके, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, वहाँ पे जाके एक लोन लिया फॉर अनियन प्रोडक्शन के लिए उसने लोन लिया, अनियन फार्मिंग के लिए उसने लोन लिया। फिर क्या हुआ कि अनियन के प्राइसेस उसने इसलिए लोन लिया क्योंकि उसको लगा कि अनियन की प्राइस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो अनियन प्रोड्यूस करेंगे तो प्राइसेस काफ़ी हाई रेट में बिकेगा अनियन। बट क्या हुआ कि अनियन के प्राइसेस सडनली गिर गए, तो उसे नुकसान हो गया फार्मर को। अब जब उसे नुकसान हो गया तो उसने क्या किया, जो लोन लिया था अब वो नहीं भर पा रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। अब उसको प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कमोडिटी प्राइसेस मतलब कि अनियन के प्राइस का असर पड़ रहा है बैड लोन्स में, क्योंकि वो फार्मर लोन रीपे नहीं कर पा रहा है। तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अभी भी जमे हुए हैं उस बैंक्स में, वो पूरी तरह से रीपे नहीं हो पाया अभी तक।
और यही होता है कि एक लोन्स में डिफ़ॉल्ट लाता है, प्रॉब्लम लाता है लोन को रीपे करने के लिए। अगर कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो कम हो जाएंगी तो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा कि जो सेल्स रेवेन्यू होगा, मतलब कि अगर कोई चीज़ पहले 300 रुपये में बिकने वाली थी बट अब वो चीज़ 150 में बिकने वाली है क्योंकि प्राइस कम हो गया है, तो उसका रेवेन्यू भी अब कम आ रहा है, 150 आ रहा है। और लेबर कॉस्ट बट सेम है क्योंकि लेबर्स का मनी तो रिड्यूस नहीं कर सकते ना, वो उनका तो मनी सेम रखना पड़ेगा, उनका जो भी उनको देना है वेजेस वो सेम है। तो यही प्रॉब्लम आ जाती है कि लेबर वेजेस सेम है, कंपनी को उतना ही देना है सारे लेबर्स को, बट उनका जो प्रोडक्शन है वो कम हो गया, इसलिए वो अब लोन रीपेमेंट कैपेसिटी उनकी कम हो गई, उनको नहीं दे पा रहे हैं लोन्स वापस। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई फर्म है, उसने 5 लाख रुपए बोरो किए, जब प्राइस जो वो बनाता था, जो भी आउटपुट एक कोई भी प्रोडक्ट वो बनाता था, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट जो थी वो 10 रुपीज़ थी एक यूनिट की। तो पर जब वो प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हो गई, वो 5 रुपये की हो गई अब, तो 5 रुपये की जब हो गई तो अब वो नहीं पे कर पा रहा है लोन वापस। और ये भी एक रीज़न हो सकता है क्योंकि अब वो उसकी सेल नहीं हो पा रही है, तो इसलिए वो पे नहीं कर पा रहा है वापस से। तो इसी के लिए वी फाइंड दैट कि बैंक्स जो होते हैं वो कमोडिटीज़ प्राइसेस से काफ़ी एक्सपोज होते हैं। अगर कमोडिटी के प्राइस डिक्लाइन होते हैं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ना लाजमी है। और कंपेयर टू बैंक्स नॉट एक्सपोज टू दीज सेक्टर्स, मतलब अगर जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उन्होंने कम लोन्स दिए हैं ऐसी चीज़ों के लिए, ऐसे सेक्टर्स के लिए जिनके प्राइसेस काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं, तो इसलिए वो इतना उनमें इतने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होंगे। बट अगर जिन बैंक्स ने ऐसे चीज़ों के लिए दिए हैं कमोडिटी प्राइसेस जिनके फ्लक्चुएट करते हैं, उनमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो तेज़ी से बढ़ेंगे। एस्टिमेशन ये है कि इसका जो इफ़ेक्ट है ऑफ द मूवमेंट्स इन प्राइसेस वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, स्लाइटली डिफ़िकल्ट। और इसे ओवरकम करने के लिए इनका मानना है, जिन्होंने लिखा है उनका मानना है कि इन लोगों का जिन्होंने एडिटोरियल लिखा है, इनका मानना है कि एक नॉमिनल प्राइस इंडेक्स जो है हमें क्रिएट करना चाहिए। तो नॉमिनल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो हर बैंक के लिए अलग होता है। नॉमिनल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो ये चीज़ कैप्चर करता है कि एक एक बैंक के लिए उसे कमोडिटी प्राइसेस का क्या एक्सपोजर है, मतलब कमोडिटी प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, तो वो ये चीज़ देखता है। और बैंक वाइज हेट्रोजीनिटी भी है क्योंकि बैंक्स जो हैं वो काफ़ी तरह के लोन्स देती है, तो काफ़ी तरह के कमोडिटीज़ के लिए भी लोन देती है, तो वो एक सेपरेट अलग अलग सबके लिए बना लिया जाए। इसके बाद हम एस्टिमेट करते हैं कि जो इम्पैक्ट है कमोडिटी प्राइसेस अगर चेंज होते हैं तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में ये इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हम नॉमिनल प्राइस इंडेक्स को ऐसा बनाएं बाय अलाउइंग द नॉमिनल प्राइस इंडेक्स टू वैरी ड्यू टू प्राइसेस अलोन। एंड ये पाया गया है कि जो बैंक्स हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं एक हायर डिक्लाइन इन प्राइसेस, वो एक्सपीरियंस करते हैं एक हायर अमाउंट्स ऑफ डिफ़ॉल्ट्स, इसलिए उनकी हायर एनपीएस होता है। क्योंकि अगर प्राइसेस डिक्लाइन हो गए तो उनके एक डिफ़ॉल्ट होगा, उनका प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, और जब उनको प्रॉफिट नहीं हो पाएगा तो वो लोन्स नहीं रीपे कर पाएंगे, तो हायर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होंगे। तो ये जो इंडेक्स है ये हमें एक एक डिटेल्स देगा, लाइक किस कमोडिटी का कितना इन्फ्लुएंस पड़ रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट में, और एक सेपरेट व्यू देगा, फिर हम उसको कंबाइन करके देख सकेंगे। तो एक इंडेक्स तैयार करना बहुत ज़रूरी है। ये जो रेमिफिकेशंस हैं जो एफोर मेंशन्ड फाइंडिंग्स है इसके क्रिटिकल हैं, मतलब ये जो दिया है इंडेक्स, इसके इम्प्लीकेशंस काफ़ी अच्छे हैं। वो ये है कि पहला तो ये हमें बताएगा कि जो ट्विन बैलेंस शीट क्राइसिस हुई थी 2010 से, उसमें क्या हुआ था उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा कि उसमें एक्चुअली हुआ क्या था, विच अफेक्टेड, जिसने ग्रोथ को काफ़ी बुरी तरह से अफेक्ट कर दिया था और जो अभी तक समझ नहीं आया है, तो वो उस चीज़ को बता देगा ये इंडेक्स अगर हम तैयार करेंगे तो। सेकेंड ये बताएगा कि जो लार्ज प्रपोर्शन ऑफ एनपीएज हैं
वो एक्सोजिनस शॉक्स से भी होते हैं जिनका गवर्नेंस इश्यूज से कोई नथिंग टू डू विद गवर्नेंस इश्यूज इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। इट मीन्स कि ये अदर चीज़ों से भी अफेक्ट होता है और गवर्नेंस इश्यूज सोलिली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लगातार इंक्रीज़ होने के पीछे इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स।